दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के 8वां सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं और आप देखिएगा जैसे जैसे सेट प्रैक्टिस आपका आगे बढ़ते जाएगा तो लगभग अधिकांश क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। इसी कारण दोस्तों ध्यानपूर्वक बारीकी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज 8वां सेट प्रैक्टिस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है। बताया जा रहा है कोई वस्तु है और उसका पृथ्वी पे उसका द्रव्यमान आपको बताया गया है 60 केजी। तो चंद्रमा पे द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जो m होता है, ठीक है, जो मास होता है, मास जो होता है वह है जो आप दुनिया के किसी कोने पे, चाहे आप पृथ्वी में चले जाइए, अंतरिक्ष में चले जाइए, तो मास अर्थात द्रव्यमान है जो नहीं बदलता है। ठीक है, भार है जो बदलता है। आपसे बोला गया है कि पृथ्वी पे द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पे भी 60 केजी ही होगा। या बोल दे कि सूर्य पे कितना होगा, तो सूर्य पे भी 60 केजी होगा। तभी नहीं बोलने लगेगा सर सूर्य पे बहुत गर्मी है कैसे चले जाएंगे, वो अलग टॉपिक बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 60 केजी और ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी है जो इसका सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या अर्थ होता है, ये आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है और ऑप्शन में दिया हुआ है। वस्तु का वेग बढ़ जाना, वस्तु का वेग स्थिर रहना, वस्तु का वेग शून्य या वस्तु का वेग कम जाना, तो धनात्मक त्वरण। ठीक है, तो देखिए आप वेग समय ग्राफ, ठीक है, वेग समय ग्राफ बनाइएगा। इधर आप एक साइड में वेग लिखना पड़ता है और दूसरे साइड में समय को लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वह त्वरण कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अर्थात जो त्वरण का जो परिभाषा होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में तो परिवर्तन होगा लेकिन वह कैसा होना चाहिए, तो बढ़ते जाना चाहिए। अर्थात त्वरण है जो बढ़ते जाना चाहिए। इसको कर्व पे कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं ना, समय के साथ वेग है जो एक तरह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस प्रकार का जब सिचुएशन बनता है उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि वस्तु का वेग बढ़ते जाता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, वस्तु का वेग बढ़ जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? देखिए फिर है जो क्वेश्चन है जो घुमाकर, एक ही क्वेश्चन है जो तरह तरह से आपको बदल कर एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस से जो लिमिटेड है, सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, बस क्वेश्चन को अदला बदली करते रहता है। यहाँ पे आपको द्रव्यमान दिया हुआ है और भार पूछा गया है। तो देखिए भार भी एक प्रकार का बल है। भार क्या है? W। भार को आप वेट भी बोल सकते हैं और W भी बोल सकते हैं। तो जो आप फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं F बराबर ma, ठीक है, उसी तरह से आपका भार का भी होगा W बराबर mg। ठीक है, यहाँ पे g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो हम लोग का जो एक तरह से भार है वो दो चीज पर निर्भर कर रहा है। एक तो हमारा खुद का द्रव्यमान का और साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी आपको खींच रही है। ठीक है, पृथ्वी आपको खींच रही है, इसी दोनों का गुणनफल है जो भार बनता है। तो क्वेश्चन है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना केजी है, तो वस्तु का द्रव्यमान है जो 10 केजी है और इसका पृथ्वी पे भार पूछा गया है। अर्थात आपको g मालूम होना चाहिए और g होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस बन गया, अब तो आपके सामने आ गया। चलिए यहाँ W बराबर आप लिख सकते हैं, W बराबर m आपका दिया हुआ है वो 10 केजी दिया हुआ है और यहाँ पे g भी बताया गया है
जी है 9.8, अर्थात आपका हो गया 98 न्यूटन, क्योंकि जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और भार भी एक प्रकार का बल है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों में मास है और दोनों में त्वरण है। ये अलग बात है कि भार में गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग देखते हैं, जबकि ये है जो नॉर्मल त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 98 न्यूटन है जो आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें सही है। तो देखिए ऑप्शन 4, नहीं ऑप्शन 4 का लगता है कि ज़्यादा लॉटरी निकल गया है, 2-3 क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन 4 ही देख लिए। चलिए तो ऑप्शन 4 है जिसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कहने का मतलब कि उससे उस वस्तु से करंट का फ्लो हो सकता है, करंट है जो जाता है। जैसे हम लोग तांबा के तार लगाते हैं या लोहा के घर में तार लगाते हैं या एल्युमिनियम का घर में तार लगाते हैं, उससे विद्युत क्या हो रही है, प्रवाहित होती है, और जिसका परिणाम होता है कि आपका बल्ब, पंखा, ये सब है जो आसानी से चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन पहला है फास्फोरस, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा कार्बन और चौथा नियॉन। तो देखिए सब के सब लगभग अधातु हैं। ठीक है, ये सब के सब अधातु हैं नियॉन को छोड़कर। तो आपको देखना है कि कौन है जो विद्युत का अधातु है जो सुचालक है। तो बस ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक माना जाता है, जबकि यह अधातु है। ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक माना जाता है। अब ग्रेफाइट बहुत ही आसानी से देखते होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे जो पेंसिल यूज करते हैं तो पेंसिल का जो लीड रहता है वो ग्रेफाइट का रहता है, और उस लीड है जो विद्युत का सुचालक है, अर्थात उससे करंट है जो आसानी से पास हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, ये जो कांग्रेस पार्टी है आज की पार्टी नहीं है, ये है जो वर्ष 1885। ठीक है, किस वर्ष की बात है, 1885, वो भी दिसंबर के समय की घटना है। उस समय है जो हम लोग एक तरह से 1947 तक एक तरह से कहिए कि हम लोग का भारत जो अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय है जो बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हैं जो अंग्रेज को एक तरह से क्या कर रहे थे, अंग्रेज पर एक तरह से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी है और उसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। ठीक है ना, ये वो ह्यूम है जो एक तरह से सोचता है कि क्यों न एक तरह से जो बहुत ज़्यादा दबाव अंग्रेज सरकार पे पड़ रहा है, तो क्यों न कि राजनीतिक पार्टी को गठन किया जाए ताकि वो अपनी बात को राजनीतिक दल के माध्यम से कह सके। ठीक है, तो इसके लिए एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, और वो है व्यक्ति हैं ए.ओ. ह्यूम जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन बने हैं। तो हाल ही में या किसे नियुक्त किया गया, क्वेश्चन, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन शिंजो आबे, दूसरा ऑप्शन है
योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा। तीसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रम्प। और चौथा ऑप्शन है नन या नॉट। तो अभी जापान में है जो शिंजो अबे क्या किए हैं, वह स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से त्याग कर दिए हैं। ठीक है, तो जापान के जो नए प्रधानमंत्री उन्हीं के पार्टी से बना है और उनका नाम है योशिहिदे सुगा, है ना। सुगा में ना है, इसी कारण हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है, कम से कम सुगा जरूर याद रखिएगा। तो सुगा है जो भी जापान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, सूरी राजवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे? दिल्ली के गद्दी पर कब बैठे? चलिए ऑप्शन में दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 1535 से 40। दूसरा ऑप्शन है 1540 से 1545 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है 1526 से 35 और चौथा ऑप्शन है 1545 से 1550। ठीक है, तो जो शेरशाह सूरी जिन्होंने सूरवंश की स्थापना किए थे, ठीक है, तो उसके संस्थापक तो शेरशाह सूरी हैं। तो कब आए थे? तो आए थे हुमायूं को परास्त करके, और हुमायूं जो दिल्ली में राज्य कर रहा था। ठीक है, और शेरशाह सूरी से हुमायूं को 2 बार है जो लड़ाई करने पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हुमायूं है जो दिल्ली का राजा बना हुआ था। तक दिल्ली के तख्त पे हुमायूं बैठा हुआ था, तो स्वाभाविक है कि बिना लड़ाई के आप है जो उस गद्दी पे नहीं बैठ सकते हैं। तो 2 युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था और बिलग्राम का युद्ध हुआ था, और दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी है जो हुमायूं को परास्त कर दिए थे। और एक तरह से 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी है जो दिल्ली में सूरवंश की स्थापना किए थे। और शेरशाह सूरी है जो उनका जो कार्यकाल है 1540 से लेकर 1545। ठीक है, और उसके बाद शेरशाह सूरी को अचानक है जो मौत हो जाता है, दुर्भाग्यवश से दुर्घटना में मौत हो जाता है। फिर इनका पुत्र इस्लाम शाह जो गद्दी पे बैठते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत का प्रथम महिला रक्षा मंत्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर भारत का प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन बने?
कौन बनी? जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है ममता बनर्जी, और चौथा ऑप्शन है सुषमा स्वराज। ठीक है, तो प्रथम जो रक्षा मंत्री भारत का कौन बनी हैं तो हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हुए इंदिरा गांधी है जो रक्षा मंत्री का भी एक तरह से देखभाल कर रही थी, रक्षा मंत्रालय भी उन्हीं के जिम्मा में था। तो इसका सही आंसर हो गया इंदिरा गांधी। जबकि निर्मला सीतारमन स्वतंत्र पूर्वक, ठीक है, रक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है। तो ये हो गया निर्मला सीता। और उधर सुषमा स्वराज है जो उनका तो हाल फिलहाल में ही देहांत हो गया। ठीक है, चलिए, वो जो विदेश मंत्री के भी कार्यकाल संभाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच का जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध है जो कौन सा युद्ध, युद्ध का क्या नाम है? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के किस युद्ध में, के किस युद्ध में पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। तो युद्ध का नाम है, पहला तराइन का युद्ध है, दूसरा चौसा का युद्ध है, तीसरा पानीपत का युद्ध है, चौथा बक्सर का युद्ध है। ठीक है, बक्सर का युद्ध है। तो देखिए मोहम्मद गोरी है जो एक तरह से आक्रमणकारी था। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी में इसे भी हम लोग जानते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन में युद्ध होता है, और तराइन में 2 बार युद्ध होता है। एक जो युद्ध है 1191, एक जो युद्ध है 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान है जो मोहम्मद गोरी को परास्त कर देते हैं और छोड़ भी देते हैं। ठीक है, जबकि जो दूसरा युद्ध होता है फिर मोहम्मद गोरी है जो फिर दोबारा आ जाता है अगले साल, और वो है 1192। और इस युद्ध में है जो जयचंद जो कि राजा था और पृथ्वीराज चौहान के पड़ोसी राजा में इसका नाम जाना जाता है, इसकी मदद से मोहम्मद गोरी है जो पृथ्वीराज चौहान को हत्या कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ उसका राज्य को भी हड़प लिया था। तो बाद में है जो यही मोहम्मद गोरी का एक जो अधिकारी है या सेनापति कहिए, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वही जो गुलाम वंश की स्थापना किया था। लेकिन ये जो घटना है ये तराइन के युद्ध का घटना है। ठीक है, और 1192 में इनको एक तरह से अपना राज्यपाट सब चीज समाप्त, मतलब एक तरह से मतलब इनको हार का सामना करना पड़ा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन है हीलियम। हीलियम के क्वेश्चन नंबर 9, हीलियम के 64 ग्राम, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल होंगे? 64 ग्राम में कितने मोल होंगे? ठीक है, पहला है ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 20। तो देखिए मोल संख्या निकालना है, मोल संख्या निकालना है तो मोल संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा दिया गया द्रव्यमान बटा पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या अनुभार भी बोल सकते हैं, अनुभार, अनुभार। यही से आपको मोल संख्या का ज्ञात होता है। तो आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान दिया हुआ है और द्रव्यमान है कितना है? 64 ग्राम है। इसका अनुभार हीलियम का, तो देखिए हीलियम में यदि परमाणु क्रमांक में देखा जाए हीलियम को, तो इसका परमाणु क्रमांक 2 है और इसका परमाणु द्रव्यमान जिसे हम लोग अनुभार कहते हैं तो 2 दूनी 4, इसका अनुभार है जो 4 है। तो 64 भागा 4 कर दीजिए तो आपको आएगा 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 16। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा भी यदि आप सतर्क हैं, जागरूक हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान एक कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिएगा, यहाँ पे मूल संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे मूल संख्या का जो फॉर्मूला का बना, दिया गया द्रव्यमान, जितना भी उस पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है उसको पहले लिख देना है और साथ ही उस पदार्थ का अनुभार लिख देना है, जिसे हम लोग एक तरह से द्रव्यमान भी कहते हैं। उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। विद्युत कनेक्शन, इसको परिपथ भी बोल सकते हैं। परिपथ मतलब रास्ता होता है। कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 4। ठीक है, तो विद्युत परिपथ जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? तो देखिए, जो हम लोग विद्युत का जो कनेक्शन करते हैं, यदि घर में बल्ब जलाना है, पंखा जलाना है या उपकरण को चलाना है, तो उसके लिए 2 तरह का कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समानांतर। एक होता है श्रेणी क्रम कनेक्शन और दूसरा हो जाएगा समानांतर। इसको हम लोग पैरेलल कहते हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है कि यहाँ से मेन लाइन को ले लेते हैं। अब इसी लाइन में अब बल्ब भी जला रहे हैं, इसी से पंखा भी चला रहे हैं, इसी से ट्यूबलाइट भी जला रहे हैं। ठीक है, जबकि समानांतर क्रम में क्या होता है, यदि कनेक्शन यहाँ पे है, ठीक है, कनेक्शन यहाँ पे है, तो इस कनेक्शन से बल्ब यहाँ चलेगा, पंखा, तो फिर जो मेन कनेक्शन है उसी से लेकर हम लोग पंखा चलाते हैं। ठीक है, पंखा को मान लीजिए और अन्य मशीन
फिर आना होगा। मेन लाइन के पास बार बार आकर एक नया कनेक्शन को ले जाते हैं। ऐसा कनेक्शन को हम लोग समानांतर कहते हैं। और ऐसे भी आपको दिख रहा है कि एक लाइन दूसरे लाइन के समानांतर जा रही है, तो समानांतर होता है। तो इसका सही आंसर है विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत कनेक्शन है जो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि किन कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होगी। इसे फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11, किन कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अधिक पहला ऑप्शन है ठोस, पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है गैस, और चौथा ऑप्शन है ठोस एवं द्रव। ठोस एवं द्रव, ठीक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो गतिज ऊर्जा अर्थात ये मान लीजिए कि गैस का जो कण है, ठीक है, ये जो गैस का कण है इसके जो आपस में जो परमाणु होंगे वो हल्का सा आकर्षण शक्ति कम होने के कारण, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं, एक तरह ज़्यादा वाइब्रेट करते रहते हैं, आपस में वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। इससे गतिज ऊर्जा ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। आप सुने होंगे एक तरह से इलेक्ट्रॉन है जो क्या करते रहती है, चक्कर लगाते रहती है, मतलब मूवमेंट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि किन कणों में सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा का जब सवाल आ जाएगा तो आंसर होगा गैस। गैस में है जो गतिज ऊर्जा, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसका मूवमेंट है जो ज़्यादा होता है। और ऐसे भी देखते होंगे गैस थोड़ा सा में एक तरह से क्या होने लगता है, बहने लगती है, थोड़ा सा हल्का सा दबाव पड़ता है, जबकि ठोस और द्रव में ऐसा नहीं होता है। आगे देखते हैं मीथेन का अनुभाग। क्वेश्चन नंबर 12, मीथेन CH4, मीथेन का अनुभाग क्या है? अनुभाग क्या है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए मीथेन का इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में बहुत ज़्यादा करते हैं, और मीथेन के बारे में बहुत सारा चीज़ है। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा जो गैस निकलता है वो है जो मीथेन ही है। तो चलिए वो अलग चीज़ है। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है अनुभाग के बारे में। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है जो 4 है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जबकि भार है जो 12 होता है। जबकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और भार भी 1 ही होता है, क्योंकि इसके अंदर है जो न्यूट्रॉन नहीं रहते हैं, और न्यूट्रॉन नहीं रहने के चलते एक तरह से एक ही है, मतलब प्रोटॉन की ही उपस्थिति यहाँ इसके नाभिक में है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के लिए तो 12 कर दीजिएगा, और हाइड्रोजन है जो 1 गुना 4, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, तो 12 और टोटल आपका हो जाता है 20, है ना, 20 हो जाएगा ना, 12 प्लस 4 16। इसमें आपका आंसर सही हो गया 16। यहाँ पे 12 हो गया कार्बन के लिए और 4 है जो हाइड्रोजन के लिए, तो 12 प्लस 4 है जो 16 होता है। तो इसका सही आंसर हो गया जो मीथेन है उसका मीथेन का अनुभाग 16 ग्राम होता है।
आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता। कार्बन डाइऑक्साइड में क्वेश्चन नंबर 14 CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता क्या है? क्या है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 8। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो CO2 में कार्बन की संयोजकता कितना है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे ही जो बाहरी कक्षा में होते हैं संयोजकता उसी पे निर्भर करता है। तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे 4, ठीक है, एक तरह से 4 हो गया आपका कार्बन, मतलब CO2 में कार्बन की संयोजकता कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रकृति में से, अब वो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृति में से कौन सा तत्व है जो मुक्त अवस्था में नहीं रहती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति में से, प्रकृति में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में नहीं रहती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम, चौथा ऑप्शन है सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से है कि कौन सा है जो मुक्त अवस्था में, अर्थात यदि मिलेगा भी तो शुद्ध रूप से नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ठीक है, सोडियम है जो मुक्त अवस्था में कभी भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु, सोडियम बहुत ही क्रियाशील है। इसके कारण वह किसी न किसी तत्व से मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। कभी आप देखिएगा NaCl, जिसको हम लोग नमक कहते हैं, घर में जो हम लोग का जो नमक रहता है वो NaCl ही रहता है। उसी तरह से सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, इसी तरह से कोई ना कोई तत्व को पकड़कर एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं सेट नंबर 9 में। और इस तरह से आप देखिएगा कि लगभग सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट उस क्वेश्चन को कीजिएगा, मैं विस्तार पूर्वक और बताऊंगा। चलिए, धन्यवाद।